दोस्तों जो शादी का पीरियड होता है जिसमें हम तैयारी करते हैं लगभग 1 महीने की, अगर उसमें हमें ये पता चल जाए कि यार क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या बुराइयाँ हैं, क्या पसंद है, क्या नापसंद है, तो शायद शादी के अगले 10 साल, 15 साल या 20 साल बड़े अच्छे से निकल जाएंगे। अब दोस्तों उस प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का प्रैक्टिकल सोल्यूशन यकीन मानिए मेरे पास भी नहीं है, लेकिन होम लोन में जो आपको 1 महीना लगेगा उसके द्वारा जो भी आप प्रोसेस करते हैं, जो सोचते हैं, जो डिसीजन लेते हैं, आपके अगले 15 से 20 साल जितने भी पीरियड का आप लोन लेते हैं वो बहुत अच्छे जाने वाले हैं अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली तो। नमस्कार दोस्तों, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट सचिन आज आपको होम लोन का पूरे प्रोसेस के बारे में बताऊंगा। और ये वीडियो इतनी रियल है कि आपको आधे घंटे में लगेगा कि यार आपके पास एक सैंक्शन लेटर आ गया है और आपके मकान की घर बैठे बैठे रजिस्ट्री हो गई है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक भी पॉइंट आज मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे ना हमें लाखों का फायदा होगा बल्कि दोस्तों जो हमें 1 मिनट टाइम लग जाता है, जो आज के टाइम पे हमारे पास स्पेशली सैलरी वालों के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता इन प्रोसेस के लिए जाना आना। अगर मुझे पहले से कुछ पता चल जाए तो जो मेरा 1 महीना लगने वाला है उस टाइम को मैं कम कर सकता हूँ, मेरा समय बचेगा, साथ में दोस्तों लाख रुपए की बचत तो मेरी हर वीडियो में होती है। और मैं हमेशा कहता हूँ थोड़ा सा आपको एक पूरा होम लोन का जो प्रोसेस है उसके बारे में समझा देता हूँ कि सबसे पहले क्या करना है। दोस्तों सबसे पहले आपने चेक करनी है अपनी सेल्फ एलिजिबिलिटी कि भैया मैं किस लायक हूँ, कितना लोन ले सकता हूँ, कितने का मुझे घर लेना है, डिटेल में बताऊंगा। उसके बाद आप करते हैं प्रॉपर्टी को सिलेक्ट। उसके बाद दोस्तों आपका होता है बैंक सिलेक्शन का प्रोसेस कि भैया मुझे इस बैंक से लोन लेना है, इसमें प्रोसेसिंग करनी है, इसमें डॉक्यूमेंट देने हैं। उसके बाद बैंक आपका करता है एलिजिबिलिटी और टेक्निकल एनालिसिस आपकी प्रॉपर्टी का और आपके पर्सनल फाइनेंशियल का। इन 4 स्टेप के बाद 5वां स्टेप आता है दोस्तों, आपको मिलता है ऑफर लेटर और आप उसको एक्सेप्ट करते हैं। उसके बाद दोस्तों क्या होता है, आप जाते हैं बैंक के अंदर, विजिट करते हैं, आपके जो भी प्रोसेसिंग है, आपने डॉक्यूमेंट दिए, आपसे ब्लैंक चेक लेना है, आपसे प्रोसेसिंग फी का चेक, आपका मेडिकल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस जो भी करना यहाँ होगा। और फिर आता है दोस्तों जजमेंट डे, यानी कि आपकी रजिस्ट्री का दिन। रजिस्ट्री होने के बाद दोस्तों ये फिर आपने कॉल करना है। ये बहुत बड़ा सस्पेंस है, मजेदार सस्पेंस है, वीडियो के आखिर बताऊंगा कि कॉल किसे करना है। तो ये 7 स्टेप मोटे मोटे आपके बनते हैं होम लोन के पूरे प्रोसेस में। हर एक स्टेप के अंदर किन किन बातों का बैंक ध्यान रखता है, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, इनके बारे में एक एक पॉइंट डिटेल में आपको बताऊंगा आज मैं। दोस्तों होम लोन का सबसे पहला होता है स्टेप कि भाई आप अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर लें। होम लोन पे दोस्तों मैंने 4 वीडियो बनाई है, एक है एलिजिबिलिटी चेक कैसे करें ऑनलाइन जाके, और एक है कि होम लोन की 10 कौन सी बड़ी बातें हैं जो बैंक वाले आपको नहीं बताते या होम लोन से पहले आपको ध्यान रखना है। तो मैंने अपनी प्ले लिस्ट में इसको डाल दिया है, तो इस वीडियो के बाद आप उन दोनों वीडियो को जरूर देख लें, क्योंकि तीनों वीडियो होम लोन को लेकर बड़ी ही सेंसेशन है और आपको बड़ी हेल्प करेंगी। अब दोस्तों कैसे चेक करेंगे एलिजिबिलिटी, भाई सैलरी पर्सन उसको मिलता है, एक बिजनेसमैन है और एक एनआरआई है, तीनों को मिलता है। सबसे पहले मुझे पता करना है कि मेरे पास अपना कितना फंड है और मुझे लोन की कितनी जरूरत है और मैं कितने की प्रॉपर्टी की वैल्यू एक्सपेक्टेड कर रहा हूं और मेरी ईएमआई की जो पेमेंट कैपेसिटी है वो कितनी है। दोस्तों क्या होता है, अक्सर मैं घर ढूंढना शुरू करता हूं 50 लाख रुपए का, लेकिन मुझे पसंद आता है हमेशा 75 लाख रुपए का। तो वहां क्या होता है, आपका जो फाइनेंशियल्स है वो बिगड़ जाते हैं। फिर होम लोन के टाइम पे पता क्या होता है, यार 2 लाख दे देगा मेरे को, 5 लाख दे देगा, 6 लाख दे देगा, यार बयाना दिया हुआ है मर जाएगा भाई, होम लोन मेरे पास नहीं हो रहा, मुझे लगा मेरा हो जाएगा, एलिजिबिलिटी बनी नहीं, ये दिक्कत आ गई, वो दिक्कत आ गई, फनाना। तो इसके ऊपर मैंने कंप्लीट वीडियो बनाई है, आप चेक कर लीजिएगा। छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि आपने चेक कैसे करना है दोस्तों। उसको आपने क्या करना है, अपनी प्रॉपर्टी की वैल्यू निकालनी है कि भैया मैं 1 करोड़ की वैल्यू ले सकता हूँ और मेरे पास है 20 लाख रुपए, अब मुझे चाहिए 80 लाख रुपए। तो क्या इस 80 लाख का मेरा लोन हो पाएगा नहीं हो पाएगा, वो मैंने जो कैलकुलेटर डाला है उस वीडियो में भी है, यहाँ भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप एक बार जाके चेक कर लीजिए। कहीं ऐसा ना हो सोच के बैठे वो 80 लाख, पास वो 60 लाख रुपए। तो दोस्तों 20 लाख का जो गैप आएगा उसमें क्या होगा, जो आपने बयाना दिया 20 लाख रुपए, इसमें भी आप उलझ जाओगे। तो इन चीजों का ध्यान रखना है आपने। जब दोस्तों आप अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर लोगे, आपको लग गया कि हाँ यार जितना मैंने प्रॉपर्टी का वैल्यू सिलेक्शन करी है और मेरे पास जो अपना फंड है अब मैं इतने लोन के लिए कर सकता हूँ, फिर आपने ढूंढनी है प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी ढूंढते हो दोस्तों क्या करना है, सेकंड स्टेप में कुछ जो स्टेप जो है ये आपके लिए भी है और बैंक के लिए, दोनों के लिए है। आपने चेक कर लेना है कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है या नहीं कंप्लीट चेक के साथ। ऐसा ना हो उसका कोई पेपर गायब है, आपने बयाना दे दिया और होम लोन वाला कह रहा है सर इसमें तो एग्रीमेंट ही नहीं है, सर इसके अंदर शेयर सर्टिफिकेट नहीं है, सर इसके अंदर सबसे पहले वाली डीड नहीं है, तो मैं इस पर लोन नहीं कर पाऊंगा। अब क्या हो गया, आप फंस गए। अब आपको जाना पड़ेगा प्राइवेट फाइनेंसर के पास जो देता है आपसे 12% 15%। इतने बड़े बड़े केस देखता हूँ दोस्तों, वहां लोग फंस जाते हैं और कहते हैं यार बयाना दे चुका, मर चुका, यार होम लोन करा दो, कैसे भी करा दो, 12 पे करा दो, 15 पे करा दो। एक चेक करना है लोन ऑलरेडी उस प्रॉपर्टी पे है या नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मान लीजिए आप एक प्रॉपर्टी लेने जा रहे हैं और उसके ऊपर एक एनबीएफसी कंपनी ने लोन कर रखा है,
तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, दूसरा कोई भी बैंक उस प्रॉपर्टी पे लोन नहीं करेगा। वो बोलेगा यार प्रॉपर्टी के पेपर तो वहां पे पड़े हुए हैं, भैया मैं इस पे लोन नहीं कर सकता क्योंकि मुझे प्रॉपर्टी के पेपर चाहिए, रजिस्ट्री चाहिए। और रजिस्ट्री कब मिलेगी? जब आप वो लोन चुका देंगे। और वो लोन कब चुकेगा? जब आप पार्टी को पेमेंट करेंगे। तो यहाँ पे आप फंस जाएंगे। सेम बैंक को ही आपको अप्लाई करना पड़ेगा। पता नहीं सेम बैंक उसको ट्रांसफर करेगा या नहीं करेगा। तो पता कर लीजिए भैया कि आपकी प्रॉपर्टी जो आप खरीदने जा रहे हैं उसके ऊपर कोई ऑलरेडी लोन चल रहा है। अगर लोन चल रहा है तो उसके ऊपर कितना बैलेंस बचा हुआ है और क्या वो बैलेंस ट्रांसफर होगा आपके केस में या जो सेलर है उसको पे करेगा, ये चीज चेक कर लीजिएगा। इससे अच्छी आपको पता चल जाएगी कि उस प्रॉपर्टी पे कौन सी कंपनी लोन कर सकती है। मान लीजिए अगर एनबीएफसी ने लोन करा हुआ है तो आपको समझ में आ जाएगा कि यार इसका मतलब एनबीएफसी कर सकती है, कोई नेशनल बैंक नहीं करेगा। अगर मैं भी प्रॉपर्टी ले रहा हूँ तो मुझे भी फिर एनबीएफसी दिखाना पड़ेगा और हाई रेट का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। कितना आउटस्टैंडिंग लोन है बता दिया मैंने। बैंक से लेटर ले लीजिएगा। एक उसका अप्रूव्ड मैप है या नहीं पता कर लीजिए। मांगेगा वो 1% टीडीएस दोस्तों काटना पड़ता है। जो भी बायर है, ये जितने भी बायर हैं उनको आपको लेके काटना पड़ेगा। क्या होता है कई बार मैं भूल जाता हूँ यार, सारी डील हो गई, बैंक की डील रजिस्ट्री भी हो गई, 1% टीडीएस काटा ही नहीं। इसके ऊपर मैंने कंप्लीट वीडियो बना रखी है कि कैसे टीडीएस काटना है, किस सिचुएशन में, सब लिखा हुआ है। 10% या 20% पेमेंट जो भी है उसके बाद आप एक सेल टू एग्रीमेंट बना लेंगे। ये काम करने के बाद आपका प्रॉपर्टी का सिलेक्शन और बैंक का जो काम होना है वो शुरू हो जाता है। दोस्तों तीसरे स्टेप में जब आपने प्रॉपर्टी सिलेक्ट कर ली है फिर आपने करना है एक बैंक का सिलेक्शन। दोस्तों बैंक का सिलेक्शन करते हुए बहुत ध्यान रखना होता है कि भैया किसका इंटरेस्ट रेट कम है, किसकी प्रोसेसिंग फीस है, टेक्निकल और लीगल फीस कितनी कितनी लेगा, क्या मुझे देनी लीगल फीस या बैंक वाला देगा, कौन कौन से लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट मांगेगा बायर से और कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट है जो वो सेलर से मांगेगा। और साथ में मैंने एक वीडियो बना रखी दोस्तों इसके ऊपर कि भैया सबसे अच्छा बैंक जो होम लोन के लिए है वो कौन से हैं, सारे बैंकों के इंटरेस्ट रेट, प्रोसेसिंग फीस, मैंने बताया ना 3 वीडियो बना रखी है, तो वो मेरी वीडियो जरूर देख लीजिएगा। यहाँ पे मैंने बताया है। और एक चीज और, ये डिसीजन आप इंडिपेंडेंट लीजिए। ऐसा नहीं है दोस्त से पूछा यार तूने कहाँ से लिया हुआ है, उसने कहा मैं तो उस बैंक से लिया हुआ है, अच्छा मेरा उसी बैंक से करा दे। तूने कहाँ से लिया हुआ है, ये बैंक अच्छा है इससे करा दे। एक सेल्फ इंडिपेंडेंट डिसीजन आप भी लीजिए। मेरी वीडियो मैंने बनाई है, बड़ी हेल्पफुल है, आप उसको देख के डिसीजन ले सकते हैं। प्रॉपर्टी की लोकेशन, प्रॉपर्टी की वैल्यू, इन सब चीजों पे डिपेंड करता है कि आपके लिए सबसे अच्छा बैंक कौन सा है। बैंक के अंदर दोस्तों तीसरा जो पॉइंट है उसके अंदर एक आता है एप्लीकेशन फॉर्म। कौन सा एप्लीकेशन फॉर्म है और ईमेल आईडी और फोन नंबर। दोस्तों बहुत ध्यान रखने ईमेल आईडी फोन नंबर का, क्योंकि सारी प्रोसीडिंग जितनी भी है आपकी, चाहे सब्सिडी हो, चाहे आपका लिंक हो, चाहे स्टेटमेंट हो, कोई भी चीज है, इन दोनों चीजों पर डिपेंड करती है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं वो बैंक वाले पूछ लीजिए। प्रोसेसिंग फीस का चेक कितना मिलेगा ये पता कर लीजिए। दोस्तों ये ध्यान रखिए लॉगिन का कितना है और डिसबर्समेंट के टाइम पे दोनों पूछ लीजिएगा कि भैया मुझे लॉगिन के टाइम पे कितने रुपए का चेक देना है और डिसबर्समेंट के टाइम पे कितने रुपए का चेक देना है। कई बार क्या होता है आपसे 5,000 का चेक ले लेगा, जी आपको चेक दे दो, खत्म बात। आप कहोगे मेरा 5,000 में लोन होम लोन हो रहा है, बहुत बढ़िया है। लेकिन क्या होगा जब आप डिसबर्समेंट होता है आपका, उसके अंदर भी आपकी प्रोसेसिंग फीस को ऐड कर दिया जाता है और आपके डिसबर्समेंट में से काट लिया जाता है। तो दोनों बार चेक कर लेना। साहब दोस्तों कितने दिन लगेंगे अप्रूव होने में, और अप्रूव होगा मान लीजिए आपने बोल दिया रजिस्ट्री वाले को भैया 15 तारीख को मेरी रजिस्ट्री होनी है, और आपने बैंक वाले को बोला यार 13 तारीख को कर देगा, उसने कहा कर दिया, खुदा ना खास्ता 13 तारीख को नहीं कर पाया तो आपकी रजिस्ट्री गई, सेलर से बदनामी अलग, पैसा जो बयान दिया वो अलग फंस गया। तो कम से कम उससे कंफर्म कर लीजिए कि भैया मेरे कितने दिन के अंदर अप्रूवल आ जाएगी, उससे 5 या 10 दिन आगे लेके चलिए रजिस्ट्री के, ताकि दिक्कत ना आए। एक होता है बैंक वाले से ओरिजिनल डीडी की पूछ लीजिए। दोस्तों बहुत सारे ऐसे बैंक वाले हैं जो ओरिजिनल डीडी नहीं देते हैं डिसबर्समेंट के टाइम पे। वो कहते हैं भैया हम फोटोकॉपी लेकर आएंगे, फोटोकॉपी देंगे, जब रजिस्ट्री हो जाएगी उसके बाद ही डीडी पकड़ाएंगे। अब यहाँ आपका केस फंस जाएगा। सेलर कहेगा जब तक मुझे डीडी नहीं मिलेगा भैया मैं अंदर कैसे चले जाऊँ रजिस्ट्री कराने। अब आप कहेंगे यार ये बात भी सही है बिल्कुल यार। तो यहाँ पे क्या दिक्कत आएगी दोस्तों, अगर आप पहले से बता देंगे सेलर को कि भैया जो डीडी होता है वो आपको रजिस्ट्री के बाद ही मिलेगा, ये बैंकिंग सिस्टम है, तो उसमें क्या होगा आपको हेल्प मिल जाएगी। मैंने जो होम लोन की 10 बड़ी बातें बताई दोस्तों उसके अंदर ये पॉइंट भी है। डिटेल के अंदर मैंने एक केस लॉ भी बताया था अपना प्रैक्टिकल क्लाइंट का, तो ध्यान रखिएगा, पूछ लीजिएगा कि मुझे रजिस्ट्री वाले दिन ओरिजिनल डीडी मिलेगी या फोटोकॉपी मिलेगी। अब दोस्तों जब आप बैंक का सिलेक्शन कर लेते कि यार मुझे ये फलाना बैंक पसंद आ गया है, उसके बाद शुरुआत होती है डॉक्यूमेंट्स की। दोस्तों ये हमेशा ध्यान रखना जब भी आप किसी को कोई डॉक्यूमेंट दे रहे हो या किसी चीज की फाइल दे रहे हो, आपको प्रॉपर लिस्ट पता होनी चाहिए जो आपने एक तो उससे मांगी है, और उसको एक बार में प्रॉपर तरीके से साइन करके सेल्फ सर्टिफिकेट डेट डाल के उसको देनी होती है। अब इसका फायदा क्या है, जब आप इस तरीके से पेपर बना के देते हो किसी को भी, प्रॉपर फाइल बन जाती है, तो वो समझ जाता है यार कि ये जो आदमी है ना प्रोफेशनल है, इसको सब कुछ पता है और
ये एक द पॉइंट टू द पॉइंट जितनी भी चीजें हैं सब जानता होगा, तो मुझे इससे बिल्कुल पर्टिकुलर होकर बात करनी है। और जब आप एक बार में कागज दे दोगे तो वो भी आपको परेशान नहीं करेगा। साथ में एक चीज बता दूं, की पॉइंट है, जब भी आप उसको मेल करते हैं तो उससे उसके ऑफिसर का भी नाम पूछ लीजिए कि भैया तेरा सीनियर कौन है जिसको तू भेजेगा, तो मैं तेरे को मेल कर दूंगा, साथ में सीसी तेरे सीनियर को भी कर दूंगा। वरना होगा क्या, आप उसे कागज भेज रहे हैं, वो कुछ और भेज रहा है, आपका टाइम इसी में लग जाएगा, आप अपनी जॉब छोड़ के इसी काम में लगे हो। अच्छा ये चाहिए, ये व्हाट्सएप पे कर दिया है, अच्छा ये चाहिए, ये मैंने मेल कर दिया है, अच्छा उस दिन तो आप हार्ड कॉपी ले गए थे, दोस्तों इसी में टाइम निकल जाएगा अगर आपने एक प्रॉपर फोल्डर नहीं बनाया और इसको एक बार में पूरा नहीं करा। कौन कौन से कागज हैं, 3 कैटेगरी में मैंने बांटा दोस्तों। एक तो है आपके केवाईसी डॉक्यूमेंट्स, एक है आपके प्रॉपर्टी के पेपर, और एक है आपके फाइनेंशियल के पेपर, यानी कि आप कमाते हैं उससे एलिजिबिलिटी चेक होगी। दोस्तों ये जो केवाईसी डॉक्यूमेंट है उसके अंदर पैन तो आपका मैंडेटरी है, एक आधार कार्ड और एक प्रोसेसिंग का फीस चेक देना पड़ता है बायर्स को, और जो सेलर है उसका भी एक पैन कार्ड, आधार कार्ड और एक चेक जिसमें उसका नाम लिखा हुआ हो। दोस्तों पता क्या होता है, कई बार हम ये चीजें लेते नहीं बाय सेलर से, सेलर कहता है यार मैंने दे रहा है, क्यों चाहिए, बाद में दे दूंगा, अभी दे दूंगा। आपकी प्रोसेसिंग के अंदर डिले होती रहती है नेसेसरी। अगर आप ये शुरुआत में कागज दे देंगे ना, तो जो टारगेट उसने 1 महीने का रखा हुआ है आपका 5 दिन में हो जाएगा। आप उसे कह सकते हैं यार जो भी तूने कागज मांगे मैं तेरे को एक बार में दे दिए, अब डिले कहाँ है मुझे ये बता, आप उसके पीछे पड़ सकते हैं। और जब आप ऐसी चीज देख लेते हैं तो समझ जाता है यार यार आदमी पहली बार होम लोन नहीं ले रहा है, इसने पहले भी होम लोन लिए होंगे कई सारे, इसको पता होगा, बड़ा नॉलेजेबल है यार ये चीज तो मैं इसको बताई भी नहीं थी और इसको ऑटोमेटिक पता है, तो यार इसका काम बहुत बढ़िया से करना है। तो दोस्तों ये चीज ले लीजिएगा सेलर से, साइन करा लीजिएगा, साथ में जितने भी पेपर आप होम लोन के लिए दें उस पर लिख दीजिएगा ओनली फॉर होम लोन, जो भी बैंक का नाम है उसका नाम, अपने साइन और डेट डाल दीजिएगा। दोस्तों पेपर ऐसे ब्लैंक दे देते हैं, मैंने बहुत बार देखा, मेरे पास आते हैं, कोई मिस यूज कर लेगा क्या फायदा, तो कम से कम उसको क्रॉस कर लीजिए। साथ में दोस्तों एक जो सेलर है उसको मेल करनी पड़ती है बैंक के अंदर कि भैया मैं इतने रुपए की मेरी प्रॉपर्टी है, मैं इस फलाना व्यक्ति को बेच रहा हूँ और ये व्यक्ति इतना लोन ले रहा है, तो मेरे नाम पे चेक बना दिया जाए। अगर ये काम आप पहले से करके रख लेंगे, बैंक वाले को सेलर से मेल करा देंगे, तो आपकी हेल्प हो जाएगी। वही बता रहा हूँ ना, टाइम बचेगा, तो टाइम भी तो बचाना दोस्तों में, और पैसे तो आपके बच ही रहे वीडियो से। केवाईसी डॉक्यूमेंट्स के बाद दोस्तों बारी आती है आपके इनकम प्रूफ की, जिससे बैंक वाला ये पता करेगा कि भैया आपकी एलिजिबिलिटी कितनी बनती है, कितना लोन हम सैंक्शन कर सकते हैं, कितना लोन डिसबर्स कर सकते हैं। दोस्तों आपकी फोटो लगेगी, अगर सैलरी वालों, मैंने सैलरी वालों के लिए बताया है, बिजनेस वालों के लिए अगले चार्ट में है, उसके लिए भी डिटेल में बताया है। सैलरी वालों के लिए आपको 3 महीने की सैलरी स्लिप देनी है, साइन होनी चाहिए। अगर आपका एम्प्लॉयर सैलरी ऑनलाइन नहीं बनाता है, मैनुअल बनवा के उससे स्टैम्प लगवा लीजिए, साइन करा लीजिए, तब दे दीजिए। इसका फॉर्मेट अगर ना हो आप मेरे से मांग लीजिएगा। पिछले 3 साल का फॉर्म 16, ये भी दोस्तों अगर आपकी सैलरी मान लीजिए 5 लाख है, टीडीएस नहीं करता, अब फॉर्म 16 कहाँ से आएगा, मैनुअल बना लीजिए या मुझे बता दीजिएगा, मैनुअल बता दूंगा मैं। आईटीआर एक्नॉलेजमेंट पूरे कंप्लीट फॉर्म के साथ, और साथ में कंप्यूटेशन ऑफ इनकम, कंप्यूटेशन इनकम कैसे बनती है मैंने वीडियो बना रखी है, आप अपनी ईमेल ड्रॉप कर देना, मैं आपको उसका फॉर्मेट दे दूंगा। पिछले 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट जिसके अंदर सैलरी आ रही हो, यहाँ दोस्तों क्या करना, जो प्रिंट आउट निकालना और उसके अंदर सैलरी को हाईलाइट कर देना, जो 12 सैलरी आपकी आ रही है साल की उसको हाईलाइट कर देना। बैंक वाले को इजी होगा देखने में, और फिर वो समझ जाएगा यार कि आदमी स्मार्ट है। हम तो ऐसे करते हैं दोस्तों, एक अपना अपॉइंटमेंट लेटर और साथ में इंक्रीमेंट लेटर भी। दोस्तों आपकी जॉब 5 साल पहले लगी हो, आपकी सैलरी उस समय 1 लाख थी, अब हो गई 2 लाख रुपए, तो बीच में जो इंक्रीमेंट हुआ 1 लाख रुपए का वो भी दे दीजिएगा, बैंक वाला वो भी मांगेगा, उससे क्या होगा आपकी प्रोसेसिंग जल्दी होगी। और अगर आप एम्प्लॉयर हैं कहीं पे प्रोप्राइटरशिप फर्म में या पार्टनरशिप फर्म के अंदर, दोस्तों जो एमएनसी होती है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में जॉब कर रहा होता है, उसका तो फॉर्म 16 चल जाता है, लेकिन जो लाला क्या काम कर रहा है छोटी जगह पे, प्रोप्राइटरशिप फर्म या पार्टनरशिप फर्म, उसके अंदर आपको उसके भी इनकम प्रूफ देने पड़ते हैं। जहां पे आप जॉब कर रहे हो वो देखते हैं कि फर्म बड़ी हुई है, छोटी है, कल को जॉब चलेगी तो क्या होगा। तो अगर आप होम लोन लेने जा रहे हैं और किसी लाला कंपनी का काम कर रहे हैं, यानी कि प्रोप्राइटरशिप फर्म में या पार्टनरशिप फर्म में, तो उससे बात कर लीजिएगा कि सर मैं होम लोन लेने जा रहा हूँ, मेरे पेपर के साथ साथ आपके पेपर भी लगेंगे, प्लीज मेरी हेल्प कर दीजिएगा, मेरा होम लोन हो जाएगा। हो सकता है दोस्तों आप अप्लाई कर दें, बयाना दे दें, और आपका एम्प्लॉयर जो लाला वो मना कर दे, बोले यार मैं अपने फाइनेंशियल को दूं, होम लोन तू लेने जा रहा है यार, मुझे इतनी समझ नहीं है भैया, मैं अपने पेपर नहीं दूंगा, कल को तू उन्हें डिफॉल्ट कर दिया कि मैं ना मर जाऊं। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर आप पहले से बात कर लेते हैं तो बड़ी आसानी हो जाती है। लोग इसमें इतना फंस जाते हैं, मैंने देखा है बहुत ज्यादा फंस जाते हैं इसके अंदर। तो ऐसे छोटे छोटे पॉइंटों से आपकी डील कैंसिल हो जाती है, नुकसान हो जाता है। मैं हमेशा कहता हूँ वीडियो में लाखों का फायदा दोस्तों ऐसे पॉइंटों से होता है। दोस्तों सैलरी वालों को आपका समझ में आ गया। अगर आप बिजनेस के अंदर हैं, कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, ट्रेडिंग का या मैन्युफैक्चरिंग का, या फिर आप प्रोफेशनल हैं,
डॉक्टर, सीए, एडवोकेट या आईटी प्रोफेशनल, तो दोस्तों आपको वही सेम आईटीआर एक्नॉलेजमेंट, आईटीआर का फॉर्म, कंप्यूटेशन इनकम लास्ट 3 साल की, जितने भी आपके बैंक अकाउंट हैं, करंट अकाउंट तो हो गई क्योंकि बिजनेस है, साथ में सेविंग अकाउंट पिछले 6 महीने का, और साथ में आपको अपने जीएसटी का सर्टिफिकेट, जितनी भी जीएसटी की रिटर्न भरी है पिछले 1 साल की, वो सारी देनी है, और साथ में ऑडिटेड बैलेंस शीट। अगर ऑडिट नहीं होता है तो दोस्तों बैलेंस शीट बना के उसको सीए से सेंड कराना है, और सीए उस पर लिखेगा अनऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब सीए को सर्टिफाई करते हैं। बड़ी पावर है सीए के अंदर, एक साइन से आपका लोन पास हो जाता है। और दोस्तों साथ में जो आपका बिजनेस है, वहां बैठ के 3-4 फोटो बिजनेस की आपके साथ वो भी मांगता है कि भैया आपका एक्चुअल में बिजनेस कैसा है, फैक्ट्री कैसे दिखती है, ऑफिस कैसे दिखता है, वो सभी मांगता है। अब दोस्तों यहाँ एक दिक्कत आती है, मेरे क्लाइंटों के साथ भी आती है कि भैया आपका बिजनेस अभी 1 साल ही हुआ है और बैंक वाला मांग रहा है पिछले 3 साल का, सैलरी में कह लीजिए या इसमें कह लीजिए। तो दोस्तों क्या होता है, सैलरी के अंदर तो आपका फ्यूचर देख ही लेता है कि भैया जॉब लगी हुई है, आगे सैलरी आएगी और भविष्य में ईएमआई तो चाहिए, पास छोड़िए। यहाँ पे दिक्कत करते हैं बिजनेस में, क्या बिजनेस अनस्टेबल है, पता नहीं अगले साल होगा ही नहीं होगा, तो हम लोग क्या करते हैं, हम उनकी क्या करते हैं 2 साल की अगले प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट बना देते हैं। भैया मैं कहता हूँ इस साल 1 करोड़ का मेरा प्रॉफिट हुआ है, अगले साल 20% ग्रोथ है तो 1 करोड़ 20 लाख का प्रॉफिट होगा, उससे अगला 1 करोड़ 44 लाख का प्रॉफिट होगा। तो ऐसे ग्रोथ बना के हम अगले 2 सालों की बैलेंस शीट बना के भी लोगों का होम लोन कराते हैं। तो अगर आपके पास रिकॉर्ड ना हो 3 साल का, तो इस तरीके से आप अपने 3 साल के रिकॉर्ड तैयार कर सकते हैं। अब दोस्तों आपने अपने केवाईसी डॉक्यूमेंट दे दिए, आपने अपने फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट दे दिए ताकि आपकी एलिजिबिलिटी चेक हो जाए। अब आता है प्रॉपर्टी के पेपर, कि भैया प्रॉपर्टी के पेपर में क्या क्या मांगना है। इतनी दिक्कत आती है इस केस में, आप प्रॉपर्टी वाले से बोलोगे भैया आप मुझे वाले पेपर देना, वो देना, वो बोलेगा मैं आपको क्यों दूं यार, अभी नहीं दे रहा, पैसे तो आए नहीं अभी मेरे पास, रजिस्टर दिन देखेंगे। बैंक वाले को बोल दो, बैंक वाला मेरे से बात कर लेगा, मैं नहीं दूंगा। इतने लोग ढीठ होते हैं या उनको नॉलेज नहीं होती इस चीज़ों की कि भैया मुझे कौन कौन से पेपर देने हैं। सेलर के पास तो पैसा नहीं आता, वो प्रॉपर्टी के पेपर देने में डरता है। आजकल इतने फ्रॉड हो रहे हैं, तो थोड़ा सा इसके अंदर पहले से बात करके रख लीजिएगा कि भाई डील करते वक्त बयाना देने से पहले कि भैया ये पेपर की मेरे को जरूरत पड़ेगी, इस टाइम पे ये चाहिए होगा, आपको देने पड़ेंगे। अगर आपने सपोर्ट नहीं करा और आपने पेपर टाइम पे नहीं करे तो ये डील कैंसिल हो जाएगी और पूरे पैसे आपसे वापस लूंगा। अगर आपने ये बात शुरुआत में कर ली तो आपकी टेंशन 0% हो जाएगी शुरुआत में, वरना वो जो बयाना फंसा होता है ना, पूरे होम लोन के प्रोसेस में मेरा ध्यान बयाने पे होता है कि हाय बयाना ना मर जाए, हाय बयाना ना मर जाए। तो थोड़ा सा ध्यान रखना। एक तो कंप्लीट चेंज चेक कर लीजिए आप शुरुआत में ही कि भैया मुझे कंप्लीट चेंज चाहिए होगी। रजिस्ट्री वाले दिन बैंक वाला आएगा डीडी लेके, वो आपसे लेके जाएगा। एक एग्रीमेंट टू सेल है जो आपने एग्जीक्यूट करा है 20% या 10% बयाने वाला, वो लेगा और इसकी ओरिजिनल कॉपी लेता है, तो एक फोटो कॉपी करा के अपने पास रख लीजिएगा। एक अलॉटमेंट लेटर होता है दोस्तों, क्या होता है कंस्ट्रक्शन केस में रजिस्ट्री तो होती नहीं है, एग्रीमेंट होता है, तो एक अलॉटमेंट लेटर हो जाता है जो बिल्डर देता है, वो आपसे लेके जाएगा ओरिजिनल। और क्या करेगा, आपसे जितनी भी रिसिप्ट हैं, डिमांड नोट वो भी लेके जाता है, भैया आपके पास कितने डिमांड नोट आ चुके हैं, मुझे उसके आगे डिसबर्स करना है तो मुझे सारे दे दीजिए। तो ये प्रॉपर्टी के पेपर हैं, आप एक बार इनकी लिस्ट बना लीजिए। बयाना करने से पहले जब आप प्रॉपर्टी की डील फाइनल करें, सारे पॉइंट सेलर से डिस्कस करके उसको व्हाट्सअप भी कर दीजिए कि भैया ये पेपर मुझे चाहिए। जो तेरे घर में बड़े बुजुर्ग हैं, जो पिताजी हैं, माता जी, सबसे डिस्कस कर लें, बीच में कोई अड़ंगा नहीं चाहिए मेरे को। अब दोस्तों आपने अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर ली, बैंक सेलेक्ट कर लिया और बैंक के अंदर पेपर भी दे दिए जो मैंने बताया। अब बैंक वाला क्या करेगा, अब बैंक वाला आपकी एक्चुअल में एलिजिबिलिटी निकालेगा, मतलब सेक्शन लेटर के लिए, और टेक्निकल और लीगल एनालाइज करेगा। इसके अंदर बैंक वाला क्या करता है, आपका चेक करेगा सिविल स्कोर। इसके ऊपर मैंने कंप्लीट वीडियो बनाई है, मैं शुरू में बताया था, वो चेक कर लेना। उसके अंदर मैंने कैलकुलेटर भी दिया है, आपकी बड़ी हेल्प करेगा वो। एडवांस के अंदर आपको सैंक्शन लेटर मिल जाएगा। जब सैंक्शन लेटर एडवांस में आ जाएगा तो दोस्तों आपको पता है प्रॉपर्टी ढूंढने में कितना मजा आएगा कि ये मेरे पास इतना 80 लाख का सेक्शन आया हुआ, बताइए प्रॉपर्टी लेनी है, ये लेनी है, ये लेनी है, मजा आता है। फिर आपकी सैलरी कितनी है, आपका ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है, आपका एवरेज बैंक बैलेंस कितना है, इन सब के बेसिस पे आपको सैंक्शन लेटर दे देगा। जब सैंक्शन लेटर आपका पास हो जाएगा, उसे लगेगा कि यार इस व्यक्ति को लोन दिया जा सकता है, कि यानी कि इसने 80 लाख का मांगा है तो 80 लाख के लिए एलिजिबल तो है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं लीगल कराऊंगा। लीगल में क्या देखूंगा, प्रॉपर्टी का टाइटल क्लियर है कि नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है, एनक्रोचमेंट तो नहीं है, भैया उसके पेपर सारे प्रॉपर है कि नहीं है, कहीं गिरवी तो नहीं लगा रखे, लोन पहले कितने चल रहे हैं, कोई फ्रॉड तो नहीं है। इन सब चीज़ों के लिए एक एडवोकेट अपॉइंट करते हैं। अब यहाँ पे एक टेक्निकल पॉइंट है बहुत बढ़िया, या कह लीजिए मेरा सीक्रेट, वो पैसा दोस्तों आपको देना पड़ता है। यानी कि बैंक वाला तो अपॉइंट करता है, लेकिन वो पैसे की जिम्मेदारी आपकी है। हालांकि ऐसा कहीं लीगल में नहीं है, लेकिन बैंक वाले वो चूना आपको लगा देते हैं। अगर आप शुरुआत में बार्गेनिंग कर सकते हो कि भाई जो लीगल वाला एडवोकेट आएगा जो 4-5 हज़ार रुपये मांगता है वो मैं नहीं दूंगा, वो जिम्मेदारी तेरी है, अगर वो हाँ करता है तो दोस्तों आपकी बल्ले बल्ले है।
मना करता है तो दोस्तों देखना पड़ेगा। लीगल के बाद दोस्तों होता है टेक्निकल। टेक्निकल में क्या होगा, एक टीम आती है उनकी, आपका जो एक्चुअल जगह है वहां पे, तो ये सेलर से बात कर लेना कि भैया बंदे आएंगे, तेरी प्रॉपर्टी की वैल्यू करेंगे। वो चेक करेगा कि रजिस्ट्री के अंदर 100 गज लिखा हुआ है तो क्या वाकई में 100 गज है, 4 फ्लोर लिखे तो वाकई में 4 फ्लोर है, क्या ढांचा बिल्कुल ठीक बना हुआ है, ऐसा तो नहीं बिल्कुल झज्जर हुआ हुआ है और हमारा होम लोन लेते ही ये झज्जर गिर जाए। तो जितने भी पॉसिबिलिटीज होती हैं इसके अंदर कि भाई आपकी वैल्यूएशन कितनी बैठती है, उसकी मार्केट वैल्यू कितनी है, बिल्डर का प्लान अप्रूव है कि नहीं मैप में, अथॉरिटी का लेआउट क्या दिया हुआ है, और उसकी जितनी भी अप्रूवल है कंस्ट्रक्शन की वो सारी आ गई हैं। जो लैंड पे बन रहा है उस लैंड का टाइटल क्लियर है या नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है भैया बिल्डर ही डिफॉल्ट हुआ है, हमने अभी लोन दे दिया, पता चला कि कंस्ट्रक्शन ही रुक गई है, अंडर कंस्ट्रक्शन केस में कह रहा हूँ मैं। तो ये सब चीजें टेक्निकल के अंदर दिख जाती हैं। अगर बिल्डर डिफॉल्टर है तो कहीं नेगेटिव एरिया में प्रॉपर्टी तो नहीं है। बहुत सारे बैंक नेगेटिव एरिया की प्रॉपर्टी पे लोन करते ही नहीं है, वहां पे आपको प्राइवेट फाइनेंसर या एनबीएफसी ही हेल्प करते हैं। तो ये भी आपको पता चल जाता है टेक्निकल के अंदर। और ये चीज आप बैंक वाले से पहले पता कर लीजिए कि भैया मेरे एरिया कहीं नेगेटिव एरिया में तो नहीं है। इस चीज में आपको बड़ी हेल्प करेगा। दोस्तों जब एलिजिबिलिटी चेक कर रहा होगा चौथे पॉइंट पे, तो होगा क्या उसके अंदर, वो पता कर लेगा कि भैया आपको कितना अमाउंट देना है, रजिस्ट्री का 80% देना है या 120% देना है, आपका टेन्योर क्या रहेगा, 10 साल दूं, 20 साल दूं या 30 साल दूं। इसके अंदर दोस्तों थोड़ा सा आप अपना माइंड अप्लाई कर सकते हैं। कई बार क्या होता है रजिस्ट्री की वैल्यू का 80% मिलता है और मुझे थोड़ा सा ज्यादा चाहिए होता है, तो आप बैंक वाले से फर्नीचर एंड फिक्चर के नाम पे थोड़ा सा अपने लोन को बढ़वा सकते हैं। साथ के अंदर ये भी कह सकते हैं कि भैया रजिस्ट्री जो हो रही है 1 करोड़ की हो रही है, लेकिन मेरी प्रॉपर्टी की वैल्यू 1 करोड़ 20 लाख है जो मार्केट वैल्यू है। हमेशा दोस्तों यही तो होता है, जितनी भी रजिस्ट्री कराता हूँ मेरी प्रॉपर्टी की वैल्यू हमेशा उससे ज्यादा होती है, तो आप उस बेस पे अपने लोन अमाउंट को बढ़वा सकते हैं। कुछ केस में दोस्तों मैंने 130% भी करा रखा है, तो आप इस बेस पे अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर लीजिए। अब दोस्तों बैंक वाले ने आपकी एलिजिबिलिटी चेक कर ली, लीगल भी हो गया, टेक्निकल भी हो गया, बैंक वाला पूरा संतुष्ट होगा कि भैया इस आदमी को तो घर देना ही देना है। और क्या करेगा, आपको फिर वो करेगा ऑफर लेटर भेज देगा और उसकी कहेगा एक्सेप्ट कर दो, यानी कि एक एग्रीमेंट साइन हो गया आपके और बैंक के बीच में। उसने क्या करा, आपको एक ऑफर लेटर दे दिया। अब आपने ऑफर लेटर में क्या देखना दोस्तों, आपको ऑफर लेटर को मैच करना है, बहुत जरूरी काम है। मैंने शुरू में बताया था जब भी आप बैंक वाले एजेंट से बात करें, जितने भी पॉइंट हो उन पॉइंटों को लिख के उसको व्हाट्सअप कर दीजिए, ओके करवा लीजिए कि भैया इन शर्तों पे हम आगे बढ़ रहे हैं। हाँ थोड़ा बहुत ओपन से फ्लक्चुएशन हो सकता है दोस्तों बातों में, लेकिन वो भी आपको बता देगा। आप उस ऑफर लेटर से मैच करिए जो मैंने व्हाट्सअप भेजा था कि क्या सही के अंदर लोन अमाउंट वही है जो सैंक्शन हुआ था या ज्यादा हुआ है, या इंटरेस्ट रेट वही है, फिक्स पे हुआ है, फ्लोटिंग पे हुआ है। मेरी बात हुई थी 7.25% देगा, तो क्या 7.25% है? मैंने बात करी थी मुझे 25 साल का चाहिए यार, थोड़ा सा टाइम, मेरी उम्र कम है, लंबे समय चलाना चाहता हूँ, ईएमआई थोड़ी कम हो जाएगी, तो क्या 25 साल का दिया हुआ है? पता जी आपने तो 25 साल का था, उसने आपको 20 साल दे दिया। 90% लोग सैंक्शन लेटर को देखते ही नहीं है। भैया 2 दिन बाद रजिस्ट्री होनी है, दिमाग खराब होता है और खुशी भी होती है, क्या कितने मकान में नाम पे हो जाए। लेकिन दोस्तों 20 साल का संबंध है, मैंने बताया ना, अगर ये हम 1 महीना ढंग से निकाल लें तो अगले 20 साल हमारे बड़े अच्छे हो जाते हैं। तो 20 साल दोस्तों में अच्छे करने हैं। प्रोसेसिंग फीस और लीगल फीस ये चेक करने की जो शुरुआत में मेरे से चेक लिया गया था क्या उतनी ही है, ऐसा तो नहीं है भैया 5,000 रुपये मेरे से बोला गया था, 5,000 रुपये का चेक दे दिया मैंने, लेकिन जब डिसबर्स करा या सैंक्शन लेटर देते वक्त उसके अंदर 5,000 रुपये की प्रोसेसिंग फीस और लगा दी। हमको पता ही नहीं तो दोस्तों, बैंक वाला जानता है कि यार फीस कम कर देता हूँ, एक्चुअल चेक 5,000 का लेता हूँ, बाकी क्या करूंगा 1 करोड़ का जब लोन करूंगा ना 5,000 रुपये उसमें से काट लूंगा मैं इसके। तो ये ध्यान रखिएगा, दोबारा तो नहीं काट ली कहीं। और एक साइन कॉपी बैंक वालों को आपने भेज देनी है, यानी कि आपने अपनी एक्सेप्टेंस देनी है कि हाँ यार जो तूने लोन सैंक्शन करा है ये बिल्कुल ठीक है। आपको लगता है इसके अंदर कोई प्रॉब्लम है, 1% भी हिचकिचाइएगा मत, बैंक वाले को तुरंत बोल दीजिए कि भैया मैं तेरे से लोन नहीं ले रहा, तेरे इंटरेस्ट रेट गलत है, तूने जो टेन्योर बताया था वो गलत है, मैंने कहा था मुझे फ्लोटिंग चाहिए, तूने मुझे फिक्स दे दिया, मैंने कहा था कि सैंक्शन कम से कम 90 लाख का कर दे यार, मैं डिस्बर्स अपनी मर्जी से देख लूंगा। तो इन चीजों का ध्यान रखते हुए आप ऑफर लेटर को तभी साइन करिएगा। यहाँ पे दोस्तों पॉइंट बताता हूँ सैंक्शन अमाउंट का। मैं जितने भी केस कराता हूँ होम लोन के केस में हमेशा सैंक्शन थोड़ा सा ज्यादा कराता हूँ, यानी कि अगर किसी को 80 लाख की जरूरत है या 60 लाख की जरूरत है तो मैं उसको 65 लाख या 85 लाख की रखता हूँ। दोस्तों क्या होता है जब भी हम प्रॉपर्टी में डील करते हैं ना तो कहीं ना कहीं 5-10 लाख का गैप जरूर आता है, और ये हमें पता चलता है रजिस्ट्री वाले दिन ही, या डिसबर्समेंट के वक्त या सैंक्शन के वक्त। भाई पेंट कराना है ना, आपको क्या नाम है उसके अंदर रिनोवेशन कराना है, या आपने नया घर लिया है, नए नए सामान लेने हैं, तो कहीं ना कहीं फर्क आ जाता है। तो थोड़ा सा कम से कम मैं चाहूंगा जब भी आप होम लोन की एलिजिबिलिटी चेक करें या होम लोन के लिए अप्लाई करें तो कम से कम सैंक्शन थोड़ा सा ज्यादा करा लीजिएगा।
बहुत केसों के अंदर मैंने दोबारा से प्रोसेस करा के सैंक्शन कराया, यानी कि किसी को 75 लाख की जरूरत थी तो उन्हें 75 कराया, एंड टाइम पे पता चला कि यार अमाउंट कम रह गया, यार मुझे 80 लाख का चाहिए, तो 5 लाख के लिए दोबारा से हमें पेपर डालने पड़े, फिर फीस गई, फिर पेपर गए, सारा टाइम दोबारा लगता है, तो सैंक्शन थोड़ा सा ज्यादा करा लीजिए। अब दोस्तों आपने ऑफर लेटर आया, या तो मेल पर आएगा या वैसे मैनुअल आएगा, आपने सेंड करके एक्सेप्ट दे दिया, आपने कहा यार हाँ जो जो मेरी बात व्हाट्सएप पे होती है बिल्कुल वही है और मैं इस होम लोन लेने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद क्या होगा, आपको बैंक के ब्रांच में विजिट करना पड़ेगा, जहां पे भी है बैंक पे विजिट करके आपको अपनी कंप्लायंस पूरी पूरी करनी पड़ेगी, यानी कि जो भी एग्रीमेंट हो रहा है वो साइन करोगे, आप लिखोगे हाँ मैं 20 साल लोन चुकाऊंगा, हाँ अगर लोन नहीं चुका पाए तो प्रॉपर्टी जब्त कर लीजिएगा, दुनिया झांकी सब कंडीशन उसके अंदर होती है, कोई नहीं पढ़ सकता। यहाँ पे प्रैक्टिकल पॉइंट का ध्यान रखना है। दोस्तों जो बंदा होगा ना एजेंट, वो तो आपको कहीं बोल देगा सर वहां चले जाना, आप कहोगे वहां क्यों कर दिया यार, सर इतनी दूर करना था, कोई ब्रांच ही नहीं थी, वहां आइए फलाने का, तो उससे पहले बात कर लीजिए कि भैया जो मेरे सबसे पास में बैंक की ब्रांच होगी उसी में डिसबर्स रखवाइयो। ज्यादातर लोन हम ज्वाइंट में लेते हैं तो क्या होता है, बहुत दिक्कत होती है। मेरे कई क्लाइंट है रह यहाँ रहे हैं नोएडा गुड़गांव, अपने कौन कौन सी ब्रांचों में एजेंट होता है वहां डिसबर्स कराता है, तो उससे बात कर लीजिए कि एक पास की ब्रांच रखियो, लोन कहीं से भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, डिसबर्समेंट के लिए अपनी पास की ब्रांच ही चुने। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स पैन आधार, बहुत लोग गलती करते हैं, वहां पे ओरिजिनल पैन कार्ड और आपका आधार कार्ड वेरीफाई होता है तो उसको लेके जरूर जाएं, और जितने भी उसमें बायर हैं ओरिजिनल, यानी कि हस्बैंड वाइफ के नाम पर है या मदर फादर के नाम पर है, जितने भी लोग हैं सभी जाते हैं और सभी का पैन कार्ड और आधार कार्ड वेरीफाई होता है, ओरिजिनल चेक करते हैं वहां पे। पूरी कंप्लीट चेकबुक लेके जाइए ज्वाइंट के अंदर, यानी कि हस्बैंड वाइफ अगर लोन ले रहे हैं तो दोनों की चेकबुक लेके जाइएगा जिसमें आपका नाम लिखा हुआ हो। तो छोटा सा पॉइंट है, लेकिन कई बार क्या होता है, मैं गया चेक लेके चला गया 2, वहां पे गलत हो गया चेक एक, अब क्या होगा सर अगले दिन फिर आऊंगा, फिर एम्प्लॉयर से छुट्टी मांगोगे सर होम लोन के लिए जाना है, वो कहेगा यार कि 15 दिन हो गए तेरे को यार, तो होम लोन के नाम पे छुट्टी मांगे जा रहा है, तेरा होम लोन होगा तो होम लोन करना था क्या दोस्तों, अब दिक्कत नहीं आएगी, अब समझ में आ गया ना। तो अपनी पूरी चेकबुक लेके जाना, जितना चेक का है वो चेक काट के, ताकि आपसे कोई गलती हो जाए आपका टाइम वेस्ट ना हो, दोबारा चेक काट दो, और दोनों को लेके जाने हैं। आधार ओटीपी वेरिफिकेशन, जितने भी बैंक के दोस्तों डिसबर्समेंट के टाइम पे आपका आधार ओटीपी वेरिफिकेशन होता है, तो ऐसा ना हो आप वहां पे चले जाए और आपका मोबाइल नंबर आपके आधार से लिंक ना हो या ओटीपी ना आता हो। ओटीपी के लिए क्या करिए, कई बार लोगों के पास स्मार्टफोन नहीं होता, वैसे फोन होते हैं, तो आपकी मेमोरी फुल हो जाती है एसएमएस की, तो उसको डिलीट करके देख लीजिएगा, ओटीपी आ जाएगा। एक केस में मैं लगा रहा भैया ओटीपी नहीं आ रहा था, फिर मैंने जाके उसके वो डिलीट करवाया मैसेज, तब जाके ओटीपी आया। एक वो आपसे बात करेगा मेडिकल, लाइफ इंश्योरेंस और होम इंश्योरेंस की, डिसबर्समेंट टाइम पे बोलेगा कि सर आपका ना मेडिकल जरूरी है, आपका लाइफ इंश्योरेंस जरूरी है, आपका जो होम इंश्योरेंस वो जरूरी है। दोस्तों इसका डिसीजन आपने खुद लेना है, इसमें थोड़ी सी मैं आपकी हेल्प करता हूँ कि क्या ये लेना जरूरी है, 1% भी मैंडेटरी नहीं है ये लेना, लेकिन बैंक वाले कई बार चाहते हैं कि आपकी लाइफ को सिक्योर करना। मान लीजिए आपकी उम्र 55 साल है और 10 साल का लोन लेने जा रहे हो, तो कहता है 5 साल तक तो मान लेंगे, 60 साल तक ये ठीक है, लेकिन अगले 5 साल का क्या होगा, उसके लिए भैया हमें इंश्योरेंस चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपका पहले से इंश्योरेंस हुआ है, आपने मेडिकल भी करा रखा है, आप बोले भैया मेरा मेडिकल हुआ है मुझे जरूरत नहीं है, लाइफ इंश्योरेंस कहता है कराने के लिए कि भैया इतना लोन है, अगर कुछ हो गया तो 50 लाख का लोन कौन चुकाएगा, आप बताइए कि मेरा टर्म इंश्योरेंस हुआ है, मैंने 1 करोड़ का लिया हुआ है, मुझे ये भी कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि काफी महंगे होते हैं, इसका डिसीजन आपने लेना है। फिर भी मैं कहता हूँ कि यार वो जबरदस्ती आपको दे देता है और आपकी मजबूरी थी, रजिस्ट्री होनी थी, आपको लेना पड़ा, आपको उसने इतना फोर्स कर दिया कि आपको मेडिकल या लाइफ या होम में से लेना पड़ा। 15 से 30 दिन का टाइम होता है, रजिस्ट्री करा लीजिए, उसको वापस आप कर सकते हैं, 1 रुपया भी नहीं कटेगा, पूरा पूरा पैसा आपका वापस आ जाएगा, और आपके होम लोन पे भी इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये पॉलिसी आपको दी गई है। एक दोस्तों आपका बैंक में जब करेंगे तो पीटीसी चेक मांगता है आपसे वो, कि भैया मुझे 7 चेक दे दो, आपके 7 चेक आपके वाइफ के पीडीसी लेने हैं। उसके अंदर क्या करिए, कम से कम आप उसकी डेट डाल दीजिए, किस पार्टी को देना है वो लिख दीजिए, अकाउंट पे कर दीजिए, और उसकी डिटेल अपने चेक बुक में नोट कर लीजिए, साथ में उसकी फोटो खींच लीजिए। अब दोस्तों होगा क्या, मैंने बहुत बार देखा मेरे क्लाइंटों के इसमें ब्लैंक चेक सेंड करके मुझे देते हैं कि सर होम लोन के लिए चाहिए। अरे भाई कल को मिस हो गया, गिर गया, 20 साल के लिए फाइल में लगा हुआ है, इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा। कम से कम उस पर अकाउंट पे तो लिख दे, एचडीएफसी बैंक तो लिख दे, अमाउंट छोड़ दे, अमाउंट तो बैंक वाला लिखता है। इन चीजों कर लीजिए, उसकी डिटेल नोट कर लीजिए। 20 साल बाद ढूंढते रहोगे यार चेक कहाँ गए। एक ट्रिपार्टीज एग्रीमेंट होता है बायर के, बैंक के और बिल्डर के केस में। अगर प्रॉपर्टी अंडर कंस्ट्रक्शन है तो ये एग्रीमेंट भी ओरिजिनल चाहिए होता है, क्योंकि रेडी टू मूव में क्या होगा, सीधा रजिस्ट्री होगी, वो कॉपी ले जाएगा। लेकिन जब कंस्ट्रक्शन केस है उसमें रजिस्ट्री तो होगी नहीं, होगा क्या, एक एग्रीमेंट होगा आपके और बिल्डर के बीच में। तो आपके और बिल्डर के साथ साथ एक एग्रीमेंट बैंक वाला करेगा तीनों के बीच में,
कि भैया ये प्रॉपर्टी मैं ले रहा हूँ, डिमांड नोट आप मुझे दोगे, कल को अगर ये कोई डिफॉल्ट करेगा प्रॉपर्टी में तो प्रॉपर्टी आप बैंक वाले को दे दोगे। ये सब चीजें लिखी जाती हैं। एक अलॉटमेंट लेटर हैंड ओवर कर दोगे एग्रीमेंट के साथ अलॉटमेंट, और एक ओरिजिनल सेल डीड भी, जो आपने एग्रीमेंट करा 20% ब्याना वगैरह दिया ना, उसका यहाँ पे चला जाता है। तो एक कॉपी कम से कम आप संभाल के रख लेना उसकी। एक दोस्तों जब डिसबर्समेंट हो उससे पूछ लेना कि सर जो ओरिजिनल डीडी है वो मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा, या फोटोकॉपी मिलेगी। फिर कह रहा हूँ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ओरिजिनल डीडी का बैंक वाले देते नहीं है और रजिस्ट्री वाले दिन दिक्कत आती है। उससे ये भी बात कर लीजिए कि भैया रजिस्ट्री वाले दिन कौन सा आपका बंदा आएगा, उसका फोन नंबर क्या है, और वो कौन कौन से पेपर लेकर आएगा, और वो मुझे क्या क्या पेपर देगा, क्या क्या नहीं लेगा। वरना रजिस्ट्री वाले दिन क्या होगा, आप फोन करते रहेंगे, वो आदमी सो रहा है, एजेंट है, आपको पता ही नहीं कौन आदमी आ रहा है। इतनी दिक्कतें आती है रजिस्ट्री वाले दिन। तो कम से कम एक फिक्स कर लीजिए, उस फोन पे लेके उस बंदे से बात भी कर लीजिए उसी दिन कि भैया मेरी कल परसों रजिस्ट्री है, तेरे पास एक डीडी है इस नाम से, तेरे को लेकर आना है, और तू मुझे कहाँ मिलेगा ये बता। और जिस दिन रजिस्ट्री हो उस दिन भी सुबह सुबह उसे फोन करके निकलना है। अब दोस्तों आता है आपका जजमेंट डे। जजमेंट डे में इसलिए कह रहा हूँ, रजिस्ट्री वाला दिन सबसे खुशी वाला दिन होता है। मतलब मैं नहीं मानता, शायद एक शादी लड़की की और एक मकान बनाना, दोस्तों दो बहुत बड़े काम होते हैं। अगर लाइफ में हो जाए तो इसकी खुशी अंदर अंदर कितनी होती है ये मैं समझ सकता हूँ आप लोगों की। एक ड्राफ्ट रजिस्ट्री और सेल डीड। मेरी रजिस्ट्री तो है, मैंने होम लोन वाला सारा काम कर लिया, क्या मैंने रजिस्ट्री को एक दिन पहले पढ़ा? वो क्या करेगा, आपका एडवोकेट जो भी रजिस्ट्री बना रहा है आपको वहां बुलाएगा, बोलो फटाफट ये साइन करो, टाइम लग रहा है, ये फलाना, आपको हाँ 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 करो। अरे कम से कम यार 2 दिन पहले जो आपका डीलर है उसको बोल दो कि भाई जो रजिस्ट्री बनाई है वो मुझे दिखा दे, उसमें आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, प्रॉपर्टी की डिटेल, जो जो आपने पेमेंट करी है वो सब कम से कम ले लीजिएगा, ताकि आप पढ़ के उसको संतुष्ट कर सके कि भैया सारी डिटेल मेरी ठीक है और बाकी ठीक है। एक बार रजिस्ट्री हो गई उसमें करेक्शन कराने के लाख रुपए लग जाएंगे, तो कम से कम पढ़ लीजिएगा। जितनी भी जल्दबाजी कर ले एडवोकेट डीलर, उसे बोले भैया जब तक रजिस्ट्री मेरे पास नहीं आएगी मैं नहीं जाऊंगा। वो आपसे ये भी बोलेगा कि सर वहां चल लेंगे ना, वो आपको रजिस्ट्री भी दे देगा हैंड टू हैंड, वहां पढ़ भी लेंगे, रजिस्ट्री हो जाएगी। दोस्तों वहां पे इतनी भीड़ होती है और इतना पजल माइंड हो जाता है सेलर का, बायर का, विटनेस का, आप वहां कुछ नहीं कर पाते, इतनी रजिस्ट्रियां और होती हैं। तो ये बिल्कुल बेवकूफी। और मान लीजिएगा कुछ चेंज कराना पड़ा तो भैया फिर तो चेंज कराते रहेगा, स्टैम्प पेपर में निकाल लेगा, वो ध्यान रखना। तो एक दिन पहले या 2 दिन पहले ड्राफ्ट डीड मंगा के उससे पढ़ लीजिए, नाम वाम या किसी प्रोफेशनल की हेल्प लीजिए। एक ओरिजिनल डीडी और फोटोकॉपी कौन लेकर आएगा मैंने आपको बता दिया। जब आप डिस्बर्समेंट कर रहे होंगे आप कंफर्म कर लेना, सुबह सुबह फिर फोन कर लेना कि भैया तू ओरिजिनल डीड ला रहा है, फोटोकॉपी ला रहा है। कंप्लीट चेन और प्रॉपर्टी की, और ओरिजिनल पैन कार्ड और आधार कार्ड सभी का, यानी कि जितने भी लोग वहां जा रहे हैं रजिस्ट्री के लिए, जो विटनेस है, सेलर है, बायर है, जितने भी बायर है, सब अपना ओरिजिनल पैन कार्ड और आधार कार्ड लेकर आएंगे जितने भी लोग हैं। दोस्तों उससे बोल देना कि कंप्लीट चेन लेकर आए, ऐसा ना वो पूरे पेपर घर पे छोड़कर आ जाए, आधार कार्ड छोड़कर आ जाए, बुजुर्ग आदमी है कोई, उसे पता ही नहीं है वो आ गया है। हम लोग सोचते हैं, हम पढ़े लिखे लोग, हम सोचते हैं यार ये तो पता ही होगा। दोस्तों कुछ नहीं पता होता, आपको स्मार्ट वर्क करना है, एक एक पॉइंट उसको प्रैक्टिकली बता के चलना है एक एक दिन पहले कि सर आपने कल कंप्लीट चेन लेकर आनी है, आपने अपना पैन कार्ड लेके आना है, आधार कार्ड लेकर आना है। और मैं इवन सुबह सुबह भी कंफर्म करता हूँ, और वहां पहुंचते ही सबसे पहले ये चीज वेरीफाई भी करता हूँ। कहीं भी दोस्तों एक पॉइंट की गलती अगर हो गई ना, पूरा प्रोसीजर खराब हो जाता है, दिमाग अलग खराब होता है, पैसा टाइम सब लगता है, भागा दौड़ी, और सारे काम जल्दबाजी में गलत हो जाते हैं। तो कंफर्म कर लीजिएगा। एक दोस्तों कलर फोटोकॉपी जरूर ले लीजिएगा। आपने बयाना भी दे दिया, ईएमआई भी पे करोगे, प्रॉपर्टी के पेपर भी दे दिए, आपके पास क्या आया? कुछ नहीं आता दोस्तों होम लोन के अंदर, अफसोस रहता है मुझे। तो कम से कम वहां रुककर 4-5 बजे तक रजिस्ट्री मिलती है, एक कलर फोटोकॉपी ले लीजिएगा, ताकि आपके पास एक प्रूफ रहे कि भैया मैं रजिस्ट्री का मालिक हूँ, ये रही रजिस्ट्री की कॉपी। तो दोस्तों आ गई मेरी सीक्रेट एडवाइस, जो मैं हमेशा कहता हूँ ना, अगर ये सीक्रेट एडवाइस पता चल रहा है तो जिंदगी बड़ी आसान हो जाती है जीने में। दोस्तों एक होती है प्रो राटा कैलकुलेशन कंस्ट्रक्शन के केस में, कैसे होती है बताता हूँ। हम बैंक वाले से कभी नहीं पूछते कंस्ट्रक्शन केस में कि भैया प्रो राटा कैलकुलेशन मुझे देते, बताता हूँ। मान लीजिए आपकी 1 करोड़ की प्रॉपर्टी आपने सिलेक्ट करी, 20 लाख रुपए आपको लगा कि यार 20 लाख रुपए है, 10 लाख रुपए देखिए अभी बुकिंग करा देता हूँ, होम लोन हो जाएगा, 10 लाख रुपए धीरे धीरे देता रहूंगा, बाकी बैंक देता रहेगा, ईएमआई चुकाता रहूंगा, इसी बहाने घर हो जाएगा। लेकिन दिक्कत क्या आती है, आपने 10 लाख देके बुकिंग कराई, एग्रीमेंट साइन करा, आपका 80 लाख का सेक्शन हो गया, अगली डिमांड उठा गई 15 लाख रुपए की। अब बैंक वाला पता क्या बोलेगा, इस 15 लाख में से 10 लाख रुपए तो दूंगा मैं, बैंक देगा, और 5 लाख रुपए तो आप, प्रो राटा कैलकुलेशन के तहत, क्योंकि आपने यहाँ से 10 लाख रुपए दिए हैं, देने से आपको 20 लाख रुपए जो बात हुई थी 80% हमारा है, 20% आपका। अब यहाँ फंस जाओगे, आप बोलोगे यार मैं तो 10 लाख रुपए बड़ी मुश्किल से जुड़ाए थे यार, ये प्रॉपर्टी बन जाए, 5 लाख रुपए कहाँ से लाऊं? एक काम कर, 15 लाख रुपए तो इस बार दे दे, अगली बार मैं चुका दूंगा,
बैंक वाला मना कर देगा। मेरे क्लाइंट के केस में 30 लाख की डिमांड नोट आई, जिसमें से 12 लाख रुपए उसको खुद देने थे एज पर कैलकुलेशन प्रो आटा बिल्डर के हिसाब से, बैंक के हिसाब से, और 18 लाख रुपए बैंक वाले को देते। बैंक वाले ने क्या कहा, पहले आप 12 लाख रुपए चुकाओ, उसके बाद ही मैं 18 लाख चुकाऊंगा। बेचारा मेरा क्लाइंट बड़ा फंस गया, बड़ी मुश्किल से अरेंज करा उसने, क्या बताऊं। एक अगर आप ज्वाइंट में लोन लेने जा रहे हैं और आपका कोई सिविल इशू है तो चेक कर लीजिएगा, बड़ी दिक्कत आएगी। मान लीजिए हस्बैंड वाइफ है, हस्बैंड का सिविल खराब है किसी वजह से और वो सोच रहा है कि मैं अपनी वाइफ के नाम से लोन ले लूं, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, जब भी वाइफ के नाम से लोन लेने जाएंगे और प्रॉपर्टी लेंगे, को एप्लीकेंट हस्बैंड जरूर बनेगा। और अगर उसका सिविल खराब है तो आपको फिर हाई इंटरेस्ट रेट पे लोन मिलेगा, ये ध्यान रखना। क्योंकि सिविल खराब है, को एप्लीकेंट बनाना है तो फिर तो भैया क्या करें, देना पड़ेगा। एक आप अपनी प्रधानमंत्री आवास योजना की एलिजिबिलिटी चेक कर लीजिएगा। 3 वीडियो मैंने इसमें बनाई है। 15 दिन के अंदर घर बैठे बैठे आपकी सब्सिडी आ जाएगी 2,67,000 रुपए की। साथ में अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर लीजिएगा और पूरा प्रोसेस ऑनलाइन ट्रैक करने से लेके अकाउंट में कब तक आएगा पूरा बताया मैंने, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। एक है दोस्तों लॉगिन एक्सेस लोन अकाउंट का। मेरा लोन डिसबर्स हो गया, सब कुछ काम हो गया, रजिस्ट्री हो गई, ईएमआई भी जा रही है। अब है क्या, साल के आने में जब मुझे इनकम टैक्स में डिडक्शन चाहिए, मेरा एम्प्लॉयर कह रहा है भैया अपनी सेविंग डाल, बता क्या क्या है। मैं बैंक वाले को फोन कर रहा हूँ कि यार इंटरेस्ट सर्टिफिकेट दे दे, कितना लोन आउटस्टैंडिंग बचा है, कितना इंटरेस्ट देना है, 50 चीजें पूछ रहा हूँ। यार जैसे मेरे पोर्टल है, बैंक अकाउंट है, मेरा इनकम टैक्स का है, इसका भी कोई ना कोई लॉगिन होगा जहाँ पे मैं चेक कर सकूँ कि भैया मेरा कितना लोन आउटस्टैंडिंग बचा है, कितना इंटरेस्ट सर्टिफिकेट है। मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसके अंदर मैं डिटेल में बताया कि कैसे आप अपनी लॉगिन आईडी क्रिएट कर सकते हैं सारे बैंकों की और कैसे एक्सेस कर सकते हैं इंटरेस्ट सर्टिफिकेट, प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग अमाउंट, कितना लोन लिया था, क्या इंटरेस्ट रेट चल रहा है, सारा उसके अंदर है। एक एक पॉइंट आपका आ जाएगा। तो आप जब लोन लें तो बैंक वाले से बात कर लें कि भैया वो पोर्टल कौन सा है। अब दोस्तों रजिस्ट्री हो गई है, हवन हो गया है, आप सेटल हो गए हो, तो करना क्या है, फोन तो करना पड़ेगा ना कि भैया अपना घर हो गया है, मम्मी पापा को लिया ना, शादी की बात कर लेते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों आपको होम लोन का पूरा प्रोसेस समझ में आया होगा और इससे आपका लाखों रुपए तो बचेगा, साथ में समय की बड़ी बचत होगी। अगर आपकी होम लोन से जुड़ी हुई कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। साथ में जो मैंने प्लेलिस्ट बताई थी जिसमें मैंने होम लोन को लेके सारे पॉइंट बताए हैं कि भैया होम लोन की एलिजिबिलिटी कैसे चेक करें, प्राइम मिनिस्टर योजना के तहत जो सब्सिडी मिलती है वो कैसे मिले, टीडीएस काटते वक्त क्या क्या ध्यान रखना है, और होम लोन के अंदर जो टैक्स सेविंग होती है वो कैसे हस्बैंड वाइफ अलग अलग ले सकते हैं। सारी वीडियो पे मैं टॉपिक में वीडियो बना चुका हूँ, आप मेरे वीडियो सेक्शन में चले जाइएगा और हर एक टॉपिक पे जो मैंने वीडियो बनाई है उसमें देख सकते हैं। साथ में दोस्तों फाइनेंशियल एजुकेशन को लेके मैं हमेशा वीडियो अपलोड करता रहता हूँ, जिससे मेरी वीडियो से लाखों रुपए का फायदा आपको होता रहता है। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो रेड बटन होगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करूँ आपके पास तुरंत एक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। जल्दी लौटूंगा एक अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। और दोस्तों साथ में अब मैं फेसबुक पे भी हूँ, वहाँ वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। तो अगर आप मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं तो मुझे लाइक कर लीजिएगा, साथ में फॉलो भी कर लीजिएगा।